हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचारी और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को करने वाले हैं 15 मिनट्स में। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, हीट के मोशन या फिर एनर्जी के एक फॉर्म को अलग अलग फॉर्म में चेंज करना है या एनर्जी के एक फॉर्म का क्या रिलेशन है बाकी सब फॉर्म के साथ, यही थर्मोडायनेमिक्स है। इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। जिसमें कई सारे फॉर्मूलाज हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ उनको लिख लेना, फिर आपको ईजिली याद हो जाएंगे। क्लियर है? और इस लेक्चर में मैंने जो नोट्स यूज़ किए हैं, बढ़िया वाले नोट्स यूज़ किए हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आपको क्लास 11th के डिटेल्ड नोट्स कोर्सेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कहते किसे हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। अलग अलग एनर्जी की फॉर्म या फिर एनर्जी की एक फॉर्म है, उसे अलग अलग फॉर्म में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही थर्मोडायनेमिक्स है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक वर्ड का मीनिंग करूं, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक मीन्स होता है मोशन, हीट का मोशन। अच्छा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में आप दो वर्ड बहुत कॉमनली सुनोगे, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम किसे कहा जाता है? स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पोर्शन को आप लोग बोलोगे सिस्टम, और उसके अलावा जो भी बच गया यूनिवर्स का पार्ट वो सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बनता है। एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा रिलेट कर पाओगे। जो बाबू सोना होता है, जो बाबू का सोना है वो उसके लिए सिस्टम है और बाकी सारी दुनिया उसके लिए सराउंडिंग होती है। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम जहां पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे उस स्पेसिफिक पोर्शन को सिस्टम बोल दोगे और बाकी सब सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम तीन तरह के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम किसे? जो ओपन है, जिसमें आप एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकते हो एंड मैटर का भी। क्लोज सिस्टम जिसमें आप सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो, मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते। आइसोलेटेड जो आइसोलेट हो गया है, देखिए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, बट फिर भी हम मान के चलते हैं, तो जिसमें ना तो मास का एक्सचेंज हो सके और ना ही हीट का एक्सचेंज हो सके। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड, इसके एग्जांपल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे मूव करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव को मैंने ऐसे याद रखा है आईएन। आईएन इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती है ऑन मास, ऑन साइज। दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल की बात करें जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट। कभी भी स्पेसिफिक वर्ड यूज होने लगे, मोलर वर्ड यूज होने लगे तो आप समझ जाना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव इसकी उल्टी होती है, जो डिपेंड करती है किस पे? ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, साइज पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम। और याद रखिए एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो इंटेंसिव होती है। अगर आप एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव कर दोगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने कभी कर दिया मास जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाय वॉल्यूम जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट एक इसका फॉर्मूला है डेंसिटी का, और डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। खास बात क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। जैसे मास है, मास को आप ऐड कर सकते हो, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, 5 किलो आलू, उनको ऐड किया जा सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक जगह एक रूम में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, एक में 28 है, एक में 30 है, तो पूरे घर का टेम्परेचर 100 प्लस चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। इसके बाद हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं बेटा? जो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। पाथ फंक्शन जो नाम ही रिकमेंड करता है, जो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे। पाथ फंक्शन दो ही होते हैं हमारे पास, वर्क एंड हीट, और बाकी स्टेट फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, आगे बहुत सारे टर्म्स आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम पे चलो, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है हीट, सॉरी टेम्परेचर, जो सेम टेम्परेचर पर हो, ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर करवाई गई हो, जिसमें डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइसोबारिक, बार वर्ड यूज किया जाता है प्रेशर के लिए, ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे आ जाए, डेल्टा पी जो होगा 0 होगा। आइसोकोर, कोर वर्ड यूज किया जाता है फॉर वॉल्यूम, ऐसी प्रोसेसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवाई जाती हैं, जिसमें डेल्टा वी क्या होगा बेटा जी? 0 होगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड इसके बाद होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहा जाता है भाई? जो कंप्लीटली इंसुलेटेड सिस्टम में करवाई जाती है, जिसमें हीट फ्लो जो होता है वो 0 होता है, डेल्टा क्यू जो है वो 0 होता है। जिसमें टेम्परेचर 0 होता है वो आइसोथर्मल, और जिसमें हीट फ्लो 0 होता है वो एडियाबैटिक। इसके बाद आ जाओ, हमारे पास दो प्रोसेस और सुनने को मिलती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का साइन आप लोगों को ये दिखाई देता है, जो फ्रंट साइड में भी हो, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो, बैकवर्ड में भी हो। और इरिवर्सिबल क्या होती है? जो किसी एक डायरेक्शन में होती है। चलते हैं, रिवर्सिबल किसे कहा जाता है? टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत स्लोली हो रही होती है, तो इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत निक्की निक्की सी आगे बढ़ती है। इरिवर्सिबल टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन।
रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम होता है, इरिवर्सिबल में मैक्सिमम नहीं होता। रिवर्सिबल की डायरेक्शन कभी भी रिवर्स की जा सकती है क्योंकि बहुत स्लो की जा रही है, तो कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जा सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। ऐसी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्क। तो हमने बात की सिस्टम एंड सराउंडिंग की। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर एट डिफरेंट प्रेशर, जब प्रेशर का डिफरेंस हो तब किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क, है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं हम लोग हीट। क्या बोल देते हैं बेटा, हीट। देखिए डिफाइन किया गया है, मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। और हीट का किसे कहा जाता है, मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखिए अगर W की बात करें, W क्या रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। और अगर कभी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो W का फॉर्मूला क्या रहेगा, -2.303 nRT log VF बाय VI। याद रखिए अगर सिस्टम पर कुछ भी हो तो पॉजिटिव होता है और सिस्टम को कुछ भी करना पड़ जाए तो वो नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन सिस्टम तो वो पॉजिटिव वर्क है, वर्क डन बाय सिस्टम तो वो नेगेटिव वर्क है। हीट गिवन टू सिस्टम, है ना, हीट सप्लाई टू सिस्टम अगर आ जाए, इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं, मैं प्लस क्यू कह रहा हूं, हीट सप्लाइड बाय सिस्टम, अगर बाय सिस्टम आ जाए तो ये क्या होगा बेटा, माइनस क्यू है। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, हीट कैपेसिटी सिंपल सी बात है यार, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री। एक सिस्टम है, एक सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए आपको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है उस हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है C इज Q बाय डेल्टा टी, वेयर C इज हीट कैपेसिटी, Q मतलब कितनी हीट सप्लाई की है, एंड डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, CV, जिसका फॉर्मूला होता है du बाय dt। ये U क्या होता है, U इंटरनल एनर्जी है, थोड़ी देर में अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात करो तो उसे बोलते हैं dH बाय dt। अब ये H क्या है, H भी थोड़ी देर में पढ़ोगे, T टेम्परेचर के लिए यूज किया जा रहा है। रिलेशनशिप की बात करें CP एंड CV में, तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है बेटा, NR, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड इसका ये है मेयर फॉर्मूला। एक पॉइजन्स रेशियो आता है जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CP बाय CV। अब इसके कुछ रिलेशन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई मोनोएटॉमिक गैसेज है, जो नोबल गैसेज होती हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1.67। अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए इसकी वैल्यू आएगी 1.4। अगर कोई ट्राई एटॉमिक गैसेज है लीनियर, जैसे CO2 होता है, 1.4। और अगर कोई ट्राई एटॉमिक गैसेज और वो नॉन लीनियर है तो इसकी वैल्यू आएगी 1.33। इसको सिंपल कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, CV क्या है, 3/2, अब फिर 5/2, 5/2, और इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, 6/2 कर सकते हो। 3/2, 5/2, 5/2, 6/2 जो भी आएगा, और इधर R है। CP क्या लिखोगे, 5/2, 7/2, 7/2, 8/2, तो ये 4R हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप लोग कर सकते हो, और बाकी कुछ है नहीं यार। CV की वैल्यू जो भी है उसमें 2 प्लस करके CP की वैल्यू बाय में 2 करना है, या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको कर लो, गामा ये 1.67, ये 1.44, ये 1.44, और ये 1.33, 1.4, 1.4, 1.3। आगे आ जाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लोग फ्लोट भी कहते हैं। क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ओनली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, हीट एंड वर्क का सम ही क्या है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U की बात है। एंड ये U क्या है, ये U होता है बेटा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी हो सकती है, जितनी भी एनर्जी हो सकती है, तो उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। डेल्टा U अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप लोग निकालोगे UP माइनस UR, और अगर कोई रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वहां पर डेल्टा U 0 हो जाता है ना, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहा जाता है, जिसमें हीट नहीं फ्लो करती है ना, Q इज इक्वल टू 0 हो जाए, और Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या जाएगा, W, और इस W को, इस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वर्क।
अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। आगे मूव करते हैं, इंथैल्पी किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना एच की बात कर रहे थे, एच इज इंथैल्पी, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे एक सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट होती है उसी को इंथैल्पी बोलते हैं। या फिर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। एच क्या होता है, यू प्लस पी वी। अगर आपको डेल्टा एच निकालना हो तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सर पी को भी डेल्टा लिख दो, इसको डेल्टा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर रखा हम लोगों ने, है ना। एंड पी डेल्टा वी से एक फॉर्मूला बनता है आइडियल गैस इक्वेशन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, है ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स, है ना। प्रोडक्ट के मोल्स देखते हो, रिएक्टेंट के मोल्स देखते हो गैसियस फॉर्म वाले, तो आपका डेल्टा एन जी आ जाता है, एन पी माइनस एन आर। इसके बारे में दो खास बातें मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा, जो डिपेंड करती है अमाउंट पे, है ना, साइज पे, मैटर पे डिपेंड करती है। ये एक स्टेट फंक्शन है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखनी है। मोस्टली आप लोग स्टेट फंक्शन देखोगे, सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन है, बताने के बाद दो पाथ फंक्शन कौन से हैं, ठीक है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ जाए, डेल्टा एच अगर कभी भी पॉजिटिव है, इट मींस वो प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। और अगर कभी भी डेल्टा एच नेगेटिव है, वो प्रोसेस बेटा जी हमारे पास एक्सोथर्मिक का मतलब सिस्टम ने हीट रिलीज की है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है तो वहां पर डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर कभी भी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी। आगे मूव करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच का फॉर्मूला आप लोगों ने किया डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर कभी भी डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो ये सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा है, यानी कि इसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी और इसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी, इट मींस डेल्टा एच ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। और अगर डेल्टा एन जी जीरो से छोटा है, यानी कि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन बड़ा है। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। देखो वैसे तो सिंपल याद रखो भाई, इसमें से कुछ माइनस हुआ है तब ये इसके इक्वल जा रहा है ना। दैट्स वाई इसकी वैल्यू बड़ी है, डेल्टा यू बड़ा है डेल्टा एच से। रिपीट करूं, डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो दोनों इक्वल है। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उस टाइम डेल्टा एच बड़ा है, लोअर देन जीरो है तो डेल्टा यू बड़ा है। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। अगर किसी रिएक्शन के अंदर गैसेस मोल्स ही नहीं है, वहीं पर आपका डेल्टा एन जी जीरो हो सकता है और तभी आपका डेल्टा एच डेल्टा यू हो सकता है। आगे मूव करते हैं बेटा, हैज लो। हैज लो बहुत सिंपल सा लो है भाई, तुम एक काम को एक बार में कर लो या एक काम को 10 बार में कर लो, उतना ही टाइम लगेगा। चलो ये तो मैंने अपना नॉर्मल लाइफ की बात कर दी। रिएक्शंस की बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है ना। आप ए से डायरेक्ट डी बनाओ तो आपकी एक क्यू नाम की हीट लगी है, या फिर आप उसको कई सारे स्टेप में चलो, ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ और फिर सी से डी बनाओ, तब भी जो हीट चेंज होगा वो सेम ही रहेगा। तो क्यू जो है वो क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या मैं कह रहा हूं, द टोटल अकम्पनिंग the total heat accompanying during a reaction is always same whether the reaction takes place in one step or in multi step. The total heat in a reaction remains same whether a reaction takes place in single step और इन मल्टीपल स्टेप। चाहे एक रिएक्शन को एक स्टेप में कर दो, चाहे मल्टीपल स्टेप में कर दो, उसमें जो हीट रहने वाली है वो फिक्स रहने वाली है। मतलब मैं क्या बोलता हूं कि यार ए से बी बनाने में 20 लगा, बी से सी बनाने में 20 लगा, सी से डी बनाने में 20 लगा, तो इन सबका सम कितना बन गया, 60। अगर आप ए से डी भी बनाते तब भी 60 ही लगता। आगे मूव करते हैं बेटा, एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी का सिंपल सा मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, है ना। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सॉलिड में जो सब्सटेंस होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसमें रैंडमनेस बहुत कम है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, और गैस में पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं तो रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। हमारा यूनिवर्स बोला जाता है कि कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है ना। डिसऑर्डर है। अब आप सिंपल समझो यार, कितने बच्चे बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा हर चीजों को जचा जचा के रखते हैं, वो हमारी मम्मी का काम होता है ना, वो बहुत काम करते हैं, है ना। हम लोग सारा दिन उल्टे काम करते हैं, बैग इधर है, शूज उधर है ना, खाना वाना, मतलब हर जगह हम खिंडाना ही पसंद करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो चीजों को समेट के रखते हैं, साफ सफाई रखना पसंद करते हैं। सबको डिसऑर्डर एक डिफॉल्ट नेचर है। तो याद रखिए, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस की बात की जाती है तो ये कैसे आएगा, डेल्टा एच बाय टी। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस क्या रहेगा, जीरो। भैया रिवर्सिबल में क्या ही चेंज आएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वही चलता जा रहा है। अगर कभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो याद रखिए टोटल रैंडमनेस जो है वो जीरो से ज्यादा होगी।
अभी बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं। दो प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, जो अपने आप हो जाते हैं और जिनको जस्ट एक बार स्टार्ट करना पड़ता है और फिर वो चलने लग जाती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं, जो अपने आप नहीं हो सकती, चाहे उनको स्टार्ट भी कर दो तब भी वो नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी से एक बॉल को आप पुश करो तो वो अपने आप नीचे आएगी, है ना। या फिर अगर किसी को बॉल को नीचे से ऊपर भेजना है तो वो नीचे से ऊपर नहीं भेज सकते, आप थोड़ा सा पुश करोगे तब भी नहीं जाएगी। इस प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। आप 10th में 98 लेके आए थे, 11th में आपको अपने हाल दिखाई दे रहे होंगे, डाउनवर्ड अपने आप आ सकते हैं, है ना, बट उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डाउनवर्ड तो अपने आप आया जा सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को करने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगते हैं। चलो एंट्रोपी, जैसे कि मैंने अभी बताया क्या होता है एंट्रोपी, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस बाय टी। अगर आपको कभी टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो उसमें क्या करोगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी को जोड़ दोगे, और वो मैंने आपको बोला बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, मोर देन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डेल्टा एस अगर कभी पॉजिटिव है तो याद रखिए वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस कभी नेगेटिव है, मतलब रैंडमनेस कहीं पर घट रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि घट रही है, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। घट भी जाती है कई केसेस में, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और डेल्टा एस कभी जीरो हो जाए, इट मीन्स वो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से ही रिलेटेड है। ये क्या बोलता है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोलती है, नेट अवेलेबल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। कभी भी काम करना है तो उसके लिए हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है उसको ही गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कई सारे फॉर्मूलाज हैं इसके। डेल्टा जी नोट इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। इसके अलावा डेल्टा जी नोट का एक और फॉर्मूला है माइनस 2.303 आर टी लॉग के। इस के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में ये आपकी हेल्प करेगा। और इवन 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प करता है। डेल्टा जी नोट का एक और फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नोट सेल। हर बार ये माइनस माइनस जरूर लगा रहता है यार, है ना। डेल्टा जी नोट ये माइनस आर टी एलन के, ये एलन के ही क्या बना है, लोग के बना है। और एलन, एलन मतलब नेचुरल लोग होता है, जिसकी वैल्यू माइनस नहीं, एलन की ही वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2.303 होती है। याद रखिए कभी भी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड रहता है गिब्स फ्री एनर्जी वाला। अगर कभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। कभी जीरो आ रही है इट मींस प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। और अगर कभी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इट मींस वो प्रोसेस हमारे पास क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। यहीं से हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सॉलिड की बात की जा रही है, अप्रोचेज जीरो एज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, अप्रोचेज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। मतलब हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी एंट्रोपी जीरो होगी कब, एब्सोल्यूट जीरो पे। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन मतलब माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कम टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पर एंट्रोपी कितनी होने वाली है बेटा, जीरो होने वाली है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। देखो बेटा एक सिंपल, ये अलग अलग है ना, एन्यूटी ये वो। सबसे सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कभी भी आपको स्पॉन्टेनियस देखना है तो डेल्टा जी नोट को देखो। अगर नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कुछ भी हो जाए नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, तो यही है और तो कुछ भी नहीं है यार। एक बार मैं सारे लॉज को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकंड लॉ क्या बोलता था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, है ना, और फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और थर्ड लॉ क्या बोलता था, एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, जीरो केल्विन, है ना। फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी इज जीरो, जीरो केल्विन पे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होने वाली है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं सोच रहा हूँ इसका एक डिटेल वन शॉट भी आए, वो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा। और जाते जाते एक बात मुझे बताओ, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए।